ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 के इस दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 27.5% से ज्यादा हुई। सरकार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को बृहस्पतिवार से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी। भारतीय रेल विभाग प्रवासी मजदूरों के किराए का 85% और राज्य 15% वहन करेंगे और कोविड-19 से निपटने और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार के साथ 92,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है और इस समस्या से मुकाबले के लिए इस आंदोलन का स्वरूप समावेशी बना रहना चाहिए। कल गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में सस्ती दवाओं के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आवश्यकताओं के बावजूद भारत ने 123 सहयोगी देशों को कोरोना के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध करवाई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,553 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 42,553 हो गई है। इनमें से 11,706 रोगी अब तक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,074 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जो किसी एक दिन में स्वस्थ हुए रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात 27.5% से थोड़ा ज्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढककर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। सरकार विदेशों में विवशतावश फंसे भारतीयों को 7 मई से बारी बारी से स्वदेश लाएगी। ये वापसी विमान के अलावा समुद्री जहाजों से भी होगी। इसके लिए तमाम देशों के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को भुगतान करना होगा और विमान यात्रा के लिए वाणिज्यिक उड़ान की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करवाना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें 14 दिन तक संघरोध में रखेगी, जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। 14 दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और नियमानुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय इस संबंध में जल्द ही सूचना साझा करेंगे। भारतीय रेल विभाग प्रवासी मजदूरों के किराए का 85% और राज्य 15% वहन करेंगे। रेल किराया लेने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही फंसे लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कामगारों से कोई रेल किराया लिए जाने की बात कभी नहीं कही है। अधिकारी ने कहा कि किराए का 85% हिस्सा रेलवे वहन कर रही है, जबकि 15% अंशदान संबंधित राज्य सरकार कर रही है। कोविड-19 से निपटने और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार के साथ 92,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। अधिकार प्राप्त छठे समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए उनका समूह किस प्रकार सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
उन्होंने कहा कि समूह ने 92,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे हॉटस्पॉट की पहचान करने में राज्यों और जिलों की मदद करें तथा प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करें। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम सर्वाधिक पिछड़े 112 जिलों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सफल रहा है। अधिकारी ने कहा कि इन जिलों में ऐसे 610 मामले हैं और ये संख्या 2% के राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मैं डॉक्टर नवनीत सिंह गिल, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। कोविड-19 संक्रमण कोरोना वायरस नामक वायरस से फैलता है। दुनिया के लगभग 185 देशों में इसका संक्रमण फैल चुका है। न सिर्फ विकासशील देश जैसे कि भारत, बल्कि कई विकसित देश जिन्हें कि आज तक हम स्वास्थ्य सेवा में अव्वल मानते रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि, वो भी इस वायरस की चपेट में फंसे हुए हैं और यह वायरस वहाँ भयंकर तांडव मचा रहा है। इसके इलाज के लिए युद्ध स्तर पर शोध जारी है, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। इसके बचाव में ही इसका इलाज है। कोविड-19 के अगर लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कि बुखार आना, जुकाम होना, गले में दर्द होना, मांसपेशियों का दर्द होना, सांस फूलना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, जो कि आगे जाकर घातक भी सिद्ध हो सकते हैं और इससे जान भी जा सकती है। सो हमें सावधान रहने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसे परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना वायरस की अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो मृत्यु दर 2 से 3% है। बार बार अपना हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसी आने पर टिश्यू का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को कूड़ेदान में फेंकें। अपना चेहरा हमेशा ढककर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और हमेशा सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार द्वारा पारित लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। किसी भी तरह के लक्षण पाने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं, ताकि वो जांच कर आपका इलाज शुरू कर सके। लॉकडाउन के दौरान घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने अधूरे शौक पूरे करें, अपना वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार ना हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट झाझरा देहरादून के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर डोभाल, हम सभी जानते हैं कि ये एक परेशानी का सबब है हम सब के लिए कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम इस वायरस के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे। आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन जो इसका सही अर्थ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसका अर्थ ये है कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से भी दूर रहें, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और जो इसका जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका एक सब क्लॉज है कि अगर आप किसी से मिलें तो कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखें, क्योंकि एक आंकड़ा ये है कि अगर कोई छींकता है या खांसता है तो उसका जो दूरी होती है उसकी ड्रॉप्स की ट्रेवल करने के लिए वो कम से कम 6 फुट तक जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आप इसका फिजिकल डिस्टेंस रखें अगर कोई सामने आता है तो। पहला तो ये है। दूसरा, उसका जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम लोग बताते हैं वो इसलिए भी बताते हैं कि वायरस का कोई पता नहीं है कि
कैसे वो आपके पास चला गया। एक बार वो चला गया तो आप उसके कैरियर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं मास्क क्यों मास्क इसलिए पहनते हैं कि इसलिए नहीं कि ये कोई आपके ऊपर आएगा, आपकी तो फिर आंखें भी खुली है। मास्क इसलिए पहनते हैं कि अगर आप खांसे किसी कारण से आपको इन्फेक्शन है तो दूसरे को न पहुंचे। डॉक्टर डोभाल, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो वायरस है ये क्या है, इसको किस तरह से एक आम व्यक्ति समझे सरल भाषा में। आप कल्पना कीजिए, जो 1 मिलीमीटर के अंदर ये कम से कम 12,000 वायरस अगर लंबाई में रखे तो आ जाते हैं। वो इतना छोटा होता है आम आदमी अगर तो समझना चाहे। और ये कई हजार गुना जो और वायरस है इससे ज्यादा रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये इसका जो बाहर का कोट होता है वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जिसका खोल होता है। और जैसे ही ये किसी जैसे साबुन के संपर्क में आता है तो इसकी खोल घुल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप हाथ धोइए ताकि इसका खोल इसमें डिजोल्व हो जाए। ये जैसा अल्कोहल होता है आइसोप्रोपिलीन, उससे उसके कांटेक्ट में आ गया तो इसका जो खोल होता है वो खत्म हो जाता है और वायरस मर जाता है। वायरस लाइफ की एक ऐसी फॉर्म है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, ये जीवित भी है और मरा हुआ भी है। अगर ये लिविंग बीइंग के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, अगर शरीर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो ये एक जिंदगी जैसा, एक जीवित ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करता है। अगर ये बाहर पड़ा हुआ है तो मृत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए लिविंग फॉर्म तो लिविंग फॉर्म ही जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म परजीवी है और का जो फैलने का जो एक्सटेंड है बड़ा है ही। अगर आप जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 है ये कौन सा वायरस है, इस वायरस के जो अभी तक वैज्ञानिकों ने इसको देखा है तो इसमें मलेरियल, निमोनिया और एड्स तीनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर मिलते हैं। इसलिए ज्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है, इसलिए इतना ज्यादा प्रिकॉशंस ग्लोबली लोग इसको ले रहे हैं। यदि हम इसके इलाज की बात करें, इस समय क्या प्रगति है पूरे विश्व में और भारत इस समय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, वैज्ञानिक तो चारों दिशाओं के देश जो हैं सब लगे हुए हैं। दूसरा ये है इसमें कि इसके वैक्सीन पर काम हो रहा है, इसके वैक्सीन पॉसिबल है। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इसमें तो 3 स्ट्रेन एक साथ हैं। दूसरी जो इम्पेडिमेंट ये है कि इसके कई स्ट्रेन है, कई फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म बदल रहा है। जैसे एड्स का वायरस जो होता है, ये जैसे शरीर के अंदर जाता है और आप कोई वैक्सीन डालने की कोशिश करते हैं, वो अपना फॉर्म बदल देता है और वैक्सीन को फुल कर देता है। तो जो सबसे बड़ा जो वैज्ञानिकों का आगे जो चुनौती है वो ये है कि इसके फॉर्म्स को पढ़ना है। इसलिए आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में कि जो भी वैक्सीन इसके हैं, ये जो टेस्ट भी हैं वो भी 70 या 80% से ऊपर की एक्यूरेट नहीं है। कि आपको पता नहीं है कि आपके टेस्ट किट में जो डीएनए का फॉर्म है वो जो उसने रूप ले रखा है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, मैच नहीं हो रहा है तो निगेटिव आ जाता है। पर ये भी संभव है कि उसका कोई फॉर्म उसमें हो और आपके टेस्ट किट में न हो और वो निगेटिव आ जाए और उसको कोरोना हो। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन जो टेस्ट किट्स भी हैं वो भी ऐसा क्लेम नहीं करते कि ये 100% है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तमाम जो लोग हैं, सब लोग हर एक को यही कह रहे हैं कि इस बात को सीरियसली लें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। डॉक्टर डोभाल, आपने कहा कि ये एक बड़ी चुनौती है कि जो इसका स्ट्रेन है ये स्वरूप बदलता रहता है वायरस, लेकिन हम बहुत ही आशावान हैं कि कोई ना कोई इलाज, कोई वैक्सीन डेवलप होगा। ये जो कोरोना का काल है, इस दौरान बहुत सारे सबक हमें मिले हैं। हमारा पर्यावरण बहुत स्वच्छ हो गया है और हम परिवार के भीतर रहना सीख गए हैं। हम एक परिवार की जो परिभाषा थी उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वही हमारा पर्यावरण भी बहुत स्वच्छ हुआ है। हमारी जो नदियां हैं, हमारा जो वातावरण है पूरा, हम देख बड़े शहर हैं वहाँ भी आकाश बहुत ही नीला दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे कि ये नेचर अपने को हील अप कर रहा है? देखिए, नेचर तो गंगा साफ होगी तो आप इंटरवेंशन बंद कर दीजिए, खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है, कल लॉकडाउन खुलेगा, लोग फिर वही लोग इसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे गंदा करने। बात तब समझ में आती है कि लोग जब एक बार अगर एक नदी रिपेयर हो गई या साफ हो गई तो हम खुद जिम्मेदारी से ये समझे कि इसको एक गंदा नहीं करना है। लेकिन अगर खुलेगा तो वो फिर वो उसको कहते हैं ना कि चीज को बनाने में बरसों लगते हैं लेकिन बिगाड़ने में 10 मिनट लगते हैं। माना लॉकडाउन है, इसके बाद अगर कभी खुलेगा, हम बाहर निकलेंगे तो रिस्पॉन्सिबली निकले, अननेसेसरी ना निकले, गंदगी ना करे, साफ सफाई रखे। तो ये कम से कम ये सिखाया तो है इस घटना ने। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि सिखाया है तो हम सीखे भी इसको,
भविष्य के लिए। डॉक्टर डोभाल, आपने बहुत सही कहा कि हम आत्म अनुशासित रहें तभी ये बात बन सकती है। तो अब निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसा होगा कि लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है कुछ बंदिशें हों, लेकिन ये हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, एक नियंत्रित जीवन, बड़े बड़े हमारे संतों ने यही कहा है कि आपका जो जीवन है वो नियंत्रित होना चाहिए, आपकी इंद्रियों पे आपको वश होना चाहिए। दरअसल हम लोग यही नहीं सीख पाए, इसीलिए हम बड़ी बड़ी कीमतें चुकाते। इसी में आप कोविड-19 में देख लीजिए, कई जो इन्फेक्शंस आए हैं वो नादानियों से आए हैं, और कोविड-19 का जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसमें जो मरने की दर जिसको बोलते हैं, वो 1% से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिकवरी रेट हाई है, और जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी है भारतीय या अफ्रीकी लोगों के ऊपर, ये काफी हाई है। तो इसलिए इसका अगर हम प्रिकॉशन रखें तो ये कम्युनिटी में आने से बड़े इफेक्टिवली रोका जा सकता है। और ये उचित समय है कि जब हम विज्ञान को समझें, अफवाहों से दूर रहें। बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूंगा कि जो सबसे बड़ी, जैसे आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कि लोगों से कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई लोग काफी जड़ी बूटी और कई चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर जो रेगुलर लाइफ में होना चाहिए वो आपके एक्सरसाइज है, योग है, आप अच्छी नींद लें और चलें, जिसको हम बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होता है कि आपको अपनी गतिविधियों में आप कब सो के उठते हैं, कितना आप पैदल चलते हैं, कितना आप एक्सरसाइजेस करते हैं, और कितनी बैलेंस खाना खाते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे शरीर में बढ़ेगी? अगर आपके शरीर में अम्लता है, एसिडिटी है, जैसे हम अक्सर जो हम खाना खाते हैं वो एसिडिटी बढ़ाता है। हम दिन भर चाय कॉफी पीते रहते हैं, वो एसिडिटी बढ़ाता है। अब दुनिया भर के मसाले और घी तेल खाते हैं, वो एसिडिटी बढ़ाता है। और हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो अगर आप कितने इम्यूनिटी बूस्टर्स खा ले तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी आपके शरीर में। आपके अपने शरीर को क्षारीय या एल्कलाइन प्रकृति का रखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जितने इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो सारे एल्कलाइन होते हैं, चाहे वो लहसुन है, चाहे वो पुदीना है, चाहे वो धनिया है, चाहे वो प्याज है। ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर की। इम्यूनिटी आपको अपनी खुद ही बूस्ट हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप अपने शरीर एसिडिटी से दूर रखें। एक मूल मंत्र है, इसके लिए आपको बहुत बड़े किसी उसकी आवश्यकता नहीं। डॉक्टर डोभाल, आज आपने आकाशवाणी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा की, और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से, मेरी और वीरेंद्र जी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। जिस तरह कि हम सबको पता है दोस्तों के पूरी मानवता इस कोरोना की महामारी से जूझ रही है, बुरी तरह हैरान है, परेशान है, चिंतित है। तो दोस्तों, वक्त की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वक्त कभी भी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, धूप के बाद छाएं आती है, तो ये बुरा दौर है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। तो आप सभी दोस्त हौसला रखें, हिम्मत रखें, सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन करें, और अपने अपने घरों में सेफ रहें, अपना पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल, सभी को हौसला रखना है, और ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसको घर पे रह के हम जीत सकते हैं। अगर घर से बाहर जाएंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर पे रह के सरकार के आदेशों का पालन करना है, और एक दिन ये कोरोना की जो महामारी है वो मालिक सतगुरु वाहिगुरु सबके ऊपर कृपा करेगा, और एक दिन अच्छे दिन आएंगे। तो घर पे टेंशन और परेशान चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि हौसला रखें, हिम्मत रखें, और मालिक के आगे दुआ करें, मालिक सबकी दुआ को सुनेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। फैली कैसी अग सारा सड़ी जांदा जग, फैली कैसी अग सारा सड़ी जांदा जग, एक दूसरे तो लग लोग मरी जांदे ऐ। मेर कर बाबा के ठंड बरसा दे, तेरे बछड़े घरां च बैठे डरी जांदे ऐ। मेर कर बाबा के ठंड बरसा दे, तेरे बछड़े घरां च बैठे डरी जांदे ऐ। अपने ही अपनिया तो दूर भज रहे, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ वक्त बाबा पै गया। वध रहा पाप बाबा बन गया सराप, बाबा मौका वेख कालबाजी ले गया।
ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਪ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਾਪ ਬਾਬਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕਾਲਬਾਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮੇਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਰਸਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮੇਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਰਸਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਚਾੜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਐ ਕੱਟ ਦੇ ਜੜਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਖੋੜ ਐ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਚਾੜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਐ ਕੱਟ ਦੇ ਜੜਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਖੋੜ ਐ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਇਹਦੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਇਹਦੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਖਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮੇਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਰਸਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮੇਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਰਸਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राकेश मीत, जो कि प्रबंधन पढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो पढ़ाई पर पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, रोज़गार पर पड़ा है। तो हम आज आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि ख़ास तौर से जब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, पढ़ाई पर जो प्रभाव पड़ा है उसको दूर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो प्रोफेसर राकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी, नमस्कार। पहला प्रश्न आपसे यही कर रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई आरंभ हुई है और जी। कुछ जो प्रतिष्ठित संस्थान थे उसमें पहले से ही इसका प्रावधान रहा है और इस तरह की वो प्रक्रिया से गुजर रहे होते थे पहले से ही, लेकिन कुछ संस्थानों के लिए एकदम नया कंसेप्ट है ये और ये कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से पढ़ाई करानी पड़ेगी इतने लंबे समय तक। तो आप जो ऑनलाइन पढ़ाई है इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये किस तरह से ऑफलाइन से बेहतर है या कमतर है? काफी बढ़िया सवाल है। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि आजकल हम सब लोग अपने घरों में हैं और हम लोगों का सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि घरों में रहें और अपने आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा करें और जल्द से जल्द कोरोना को भारत से भगाएं। तो उसके चलते हुए कई सारी समस्याएं भी आई है और वो ये आई है कि स्कूल बंद है और यूनिवर्सिटीज बंद है और बच्चे घरों में हैं, फैमिलीज हैं, करें तो करें क्या। उनके जो रेगुलर क्लासेस होनी थी वो सब बंद हो रखी है। तो उसके चलते हुए अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन जो कि कई सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत नई चीजें हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन कई सारी संस्थाओं में बिल्कुल वो नया है, बिल्कुल सही है, जबकि इसका इतिहास बहुत पहले ही हो गया था और कई बच्चे इससे वाकिफ नहीं है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करना है उसको पता भी है। लेकिन ये जरूर है कि कई सारे लोग, बहुत ही ज्यादा सारे लोगों को इस बारे में नहीं मालूम। तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके अपने फायदे हैं और इसके कुछ एक इसमें कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है। तो मैं पहले फायदों के बारे में जरूर बताऊंगा कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं। कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके की माध्यम से हम लोग अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो। तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इंडिया में जिसके की माध्यम से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। रही बात कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो देखिए अगर हम किसी भी क्लास की बात करें, मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो अगर हम किसी क्लासरूम की बात करें, फिजिकल क्लासरूम जहाँ पर बच्चे इकट्ठे होते हैं और एक शिक्षक पढ़ाता है, तो बच्चे उनके बिल्कुल सामने होते हैं। तो एक शिक्षक को ये पता होता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, राइट, क्या पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये एक इसमें एडवांटेज भी है और इसका एक डिसएडवांटेज भी फिजिकल क्लासरूम में ये होता है कि बच्चा मेरी तरफ देख तो रहा है, शिक्षक की तरफ देख तो रहा है, लेकिन उसको कितना समझ आ रहा है वो एक शिक्षक के लिए पहचान पाना एक 40-50 बच्चों की क्लास में इतना पॉसिबल नहीं होता है।
और एक बच्चे का जब क्लासरूम में बैठे हुए उसका लर्निंग ब्रेक होता है, यानी कि जैसे ही वो टीचर की बातचीत उसको समझ आनी बंद हो जाती है और उसका लर्निंग ब्रेक हो जाता है, तब एक फिजिकल क्लासरूम में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, जो भी उसने मिस आउट किया उसको रिकवर करना। तो उसके लिए वो या तो फिर बाद में क्लासरूम के बाद टीचर से मिलता है, उनसे नोट्स मांगता है, और टीचर्स के पास अक्सर समय नहीं होता ये सब बातों को ध्यान रखने के लिए। टीचर हमेशा ये बोलते हैं क्लासरूम में हमेशा ध्यान से पढ़ा कर। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्लासरूम तो चल रही है, और जैसे ही किसी बच्चे का लर्निंग ब्रेक होता है, यानी कि उसका ध्यान हटता है क्लासरूम से, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और वो अपनी दुनिया में चला जाता है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग जाता है, तो जो भी उसका लॉस हुआ समझने में, वो बाद में एक रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से उसको कवर अप कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमें मिलता है कि क्लासरूम तो शुरू हो गई, बच्चे अपने अपने घरों से उस लेक्चर को सुन रहे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हैं, और मान लिया कि उनका लर्निंग ब्रेक होता भी है तो वो बाद में किसी भी दूसरे समय में उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन के वो जो लॉस हुआ है उसको कवर कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कई सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर की अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, और अगर हम बात करें कि आजकल गाँव के अंदर भी या कस्बों के अंदर भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, और कोई भी बच्चा चाहे और उसको अच्छे से अच्छी उसको पढ़ाई करनी है और अच्छे से अच्छे टीचर से कुछ चीज समझना चाहते हैं या कुछ और एडिशनल चीज पढ़ना चाहते हैं जो कि उनके क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जा रही, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत अच्छा एडवांटेज है। और अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहा था एक IAS ऑफिसर के बारे में, तो वो एक गांव की ही रहने वाली थी और वो बता रही थी कि मुझे मेरे गांव में बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, तो उसके चलते हुए मैं खूब इंटरनेट पे जो भी मुझे सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करनी होती थी मैं करती थी, और उसके माध्यम से मैंने IAS की परीक्षा को क्लियर किया। हाँ अमित जी, हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि कोई भी लेक्चर कहीं भी इंटरनेट से आप देख सकते हैं, लेकिन हम किसी विशेष विद्यालय की बात करें जहाँ के शिक्षक पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन और उनको उतना अभ्यास नहीं है, इतने पारंगत वो नहीं है अभी ऑनलाइन शिक्षा देने में, तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती एक टीचर के पास भी है और समझना भी एक चुनौती है एक छात्र के लिए। आप क्या मानते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही सही बात है, और ये भी देखने में भी आ रहा है कि जब से ये कोरोना का हमको सबको पता लगा और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स वाले इसी चीज में जुटे हुए हैं कि बच्चों का नुकसान ना हो पढ़ाई का, तो क्या किया जाए। तो हाँ, एहसास जरूर थोड़ा सा लेट हुआ, जबकि भारत सरकार बहुत पहले से इस चीज को लेके बता रही थी कि हमको ऑनलाइन एजुकेशन को भी अपनी एजुकेशन का एक पार्ट, मुख्य हिस्सा बनाना है, राइट। तो उसके चलते हुए लेकिन अब एहसास ज्यादा अभी हुआ, जब समस्या आई तो हमको इस चीज का ज्यादा अभी एहसास हुआ। मैं भी उसी का पार्ट हूँ, मैं भी एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट हूँ। तो लेकिन ये चीज जरूर है कि फरवरी के महीने से या जनवरी के महीने से सारे के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इस चीज को लेके टीचर्स का ट्रेनिंग भी शुरू हो गया, टीचर्स को भी ट्रेनिंग शुरू हो गया। और आज की तारीख में अगर माना जाए तो 60 से 70% टीचर्स आज की तारीख में ट्रेन है। हाँ, ये जरूर है कि चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल्स में टीचर्स को समझाया जा रहा है कि कैसे उसको ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे दिए जाए। ऑनलाइन लेक्चर्स में ये जरूर एक टीचर के लिए चैलेंज आता है कि ना तो वो बच्चों को देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं ठीक से, उनको किस स्पीड से पढ़ाना है और कैसे उनको आगे फर्दर असाइनमेंट्स और क्विजेस देने हैं जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। वो चीज पे जितना कि मेरा मानना है, हर एक अच्छा स्कूल और हर एक अच्छा कॉलेज इसको लेके अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहा है। जी राकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि अब परीक्षाएं भी होंगी, तो क्या ऑनलाइन परीक्षाएं संभव हैं? देखिए, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं इस चीज में हमेशा विश्वास रखता हूँ कि सारी चीजें संभव है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, वो कितनी जल्दी होगा उस चीज के बारे में हम जरूर ये बात कर सकते हैं कि हाँ, इनिशियली जरूर चैलेंजेस आएंगी। स्कूल के तो नहीं, मैं कॉलेज के बारे में आपको जरूर बता सकता हूँ कि अभी जिस एक कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर बच्चों को हम का एग्जाम्स थे उनके अप्रैल के महीने में हमने उनके ऑनलाइन एग्जाम्स लिए और उनकी जो आंसर शीट्स हैं वो हमारे को ईमेल के थ्रू आई हैं। अब हम ईमेल के माध्यम से उनकी आंसर शीट चेक कर रहे हैं। मीत साहब, एक प्रश्न और है, इस समय जो अभिभावक हैं उनकी क्या भूमिका हो जाती है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में है या नहीं है, या जो चीजें छूट जा रही हैं, कैसे उनका ध्यान केंद्रित रहे अपने पढ़ाई पर? और उसके बाद भी, ऑनलाइन के बाद भी जरूरी है कि हम बच्चा अपने किताबों को भी देखे, पाठ्य पुस्तकों को भी देखे। कितना चैलेंजिंग है एक पेरेंट के लिए?
तो उनका फोकस बढ़ाना पढ़ाई को लेके, और अगर हम उनको पीछे पड़े रहे कि नहीं तो पढ़ने के बारे में ही सुबह से लेकर शाम तक बातें करते रहे, तो वो सही नहीं है। हाँ, इस सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग थोड़ी सी अपनी डिसिप्लिन की लेके बच्चों से जरूर बात करें। तो हम अगर उनके पीछे ये करते पड़े रहेंगे कि नहीं आपको पढ़ना ही है, तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि हम खुद एज एडल्ट हम लोग भी स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं। हम लोगों की सिचुएशन को भली भांति समझ सकते हैं। राकेश मीर जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।